this child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैं जब भी टीवी देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अब तो टीवी भी सारा मुझे याद हो गया। टीवी याद हो अगर गया। मेरा टीवी का इम्तिहान हो ना तो मैं 90% मार्क्स लूं। ये बीच में मुझे इश्तिहार नहीं याद हो रहे पूरे, इसलिए वो 10% मैं कम कह रहा हूँ, वरना मेरे 100% नंबर आए। कराची में अगर कोई हौलनाक वाकया पेश आता है या कोई बंदा मर जाता है तो रहमान मलक का बयान होता है नोटिस ले लिया, सदर का बयान होता है रिपोर्ट तलब कर लिया, अल्ताफ हुसैन का बयान होता है शदीद मजम्मत, वजीर आजम का बयान होता है कि शर पसंद अनासर को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कायम अली शाह का बयान आता है कि मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। और अपोजिशन की तरफ से क्या बयान सामने आता है? अपोजिशन कहती है कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है, इस्तीफा दे दे। एक सवाल तो पूरा है ना मेरा। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जब मुल्क में जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलती है, उस वक्त हुकूमत के बयान कैसे होते हैं? हुकूमत का बयान होता है कि निजाम की बसात लपेटने की साजिश हो रही है। बिल्कुल सही। और अपोजिशन की तरफ से होता है कि जमहूरियत के नाम पर मजीद लूट मार नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही। इत्तेहादियों की तरफ से बयान आता है कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। उधर से फिर अपोजिशन की तरफ से बयान आता है मुल्क बचाने के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। अच्छा, इन दोनों मामलात में अवाम बेचारी का रद्द अमल क्या होता है? अवाम का रद्द अमल ये होता है कि सड़क पे जो बंदा नहीं खड़ा होता बस रोकने के लिए, और बस रुके ना उस पे मट्टी डाल के आगे निकल जाए, वो ऐसे ऐसे करो तेरा बेड़ा गर्क फिटे मुंह भाई। अवामी तहरीक की जब बात होती है तो एक टिपिकल किस्म का बयान सामने आता है, वो क्या है? दोनों तरफ से। हुकूमत की तरफ से आता है कि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, वो जलसे जुलूसों की बजाय तरक्की चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपोजिशन की तरफ से आता है अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, मजीद लूट मार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी सिचुएशन ये है कि जब एक शख्स एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, फिर दोनों तरफ से क्या बयान सामने आते हैं? जिस पार्टी को छोड़ के जाता है उस पार्टी का फौरन बयान आता है मोहम्मद दीन जाती मफाद के लिए लोटा बन गया। जिस पार्टी में चला जाता है वो कहते हैं मोहम्मद दीन ने जमीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए कलमा हक बुलंद की। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, तुमने कभी इस बात पे गौर किया कि ये लोग जो इतने स्टीरियोटाइप किस्म के, रस्मी किस्म के बयानात जारी करते हैं अखबारात का पेट भरने के लिए या चैनल्स का वक्त पूरा करने के लिए, इन लोगों का शायद गुमान ये होता है कि हमारी बातें आवाम बहुत गौर से सुन रहे हैं। इन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि लोग आपकी बात पर कान धरना, उसको समझना तो दूर की बात है, सुनना या पढ़ना तक गवारा नहीं करते इस तरह के स्टीरियोटाइप बयानात को। तो और क्या, इसी वजह से तो हमारे मुल्क में भी शाहरुख खान और करीना कपूर हिट हो गए। अच्छा, हमारी सियासत में जो इस तरह के घिसे पिटे बयानात का कल्चर है ना, उसने हमारा जो शोबा इत्तलात है मुख्तलिफ वजारतों का या मुख्तलिफ हुकूमतों का, खा वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हो या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम बहुत आसान कर दिया। उन्हें अपने अफसरान से, अपने हुक्मरानों से, वज़रा से, वज़ीर आज़म से, गवर्नर से, वज़ीर आला से पूछने की जहमत भी गवारा नहीं करना पड़ती कि हजूर हम क्या बयान जारी करें। वो खुद ही बैठे बैठे उनको पता होता है कि ये सिचुएशन है, ये बयान जारी करना है, अवाम ने कौन सा सुनना है वो वही बयान जारी कर देते हैं। ये जो पीआरओ होते हैं हर महकमे के और हुकूमत के, वो तो टीवी लगा के बस बैठे होते हैं। नून लीग की रैली 4 नंबर वर्का फड़ा है, सारे बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान का जलसा बहुत बड़ा है। 3 नंबर वर्का नहीं यार, लाल रंग दा जेड़ा जिदे ते निशान लाया, इधर लिया इनू फैक्स कर। उसमें क्या लिखा होता है? इस तरह की जलसियां हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
एडा बड़ा जलसा यार। सबसे ज्यादा जो घिसे पिटे बयानात का मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से, वो मीडिया के हवाले से किया जाता है कि हम मीडिया के रोल का, मीडिया के किरदार का तहे दिल से एहतराम करते हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए मीडिया ने जो किरदार अदा किया है उसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, लेकिन मीडिया ख्वाहिश को खबर ना बनाए और मीडिया सनसनी खेजी से इज्तनाब करे। और फिर जब मीडिया पर कोई पाबंदी लगाने का इरादा करती है तो ये कह दिया जाता है, बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में एक रवायती सा बयान जारी किया जाता है कि मीडिया अपना एहतसाब खुद करे, हम मीडिया पर कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ से अपोजिशन वो भी एक स्टीरियोटाइप बयान जारी करती है मीडिया के हवाले से कि हम जमहूरियत की बका की जद्दोजहद में मीडिया के शाना बशाना है और मीडिया पर कोई भी पाबंदी लगेगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। अदलिया के बारे में भी वही फिक्स बयान होते हैं, हुकूमत की तरफ से बयान होता है, अदलिया का एहतराम करते हैं मगर तमाम अदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। सही। उधर से अपोजिशन का बयान आता है, हर शख्स को अपने ओहदे से बालातर होकर कानून का एहतराम करना होगा। अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। नाज़रीन, हमें यह लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुकिंग शोज की भरमार है। इन्हीं में से एक शो के मेजबान आज हमारे साथ हैं, जनाब रशीद करारा। करारा साहब, ये क्या कर रहे हैं? सीजन लग रहा है, सीजन। आजकल रमजान मुबारक में सीजन है आप लोगों का। हाँ भाई, जौन सा मर्जी चैनल खोलो वहां कुकिंग ही हो रही है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपके घर बिजली का बिल आता है? आता है। बिजली आती है? नहीं। तो फिर इसमें क्यों इतराज कर रहे हो? अच्छा, आप पका क्या रहे हैं? हवाई गोश्त। हवाई गोश्त? आपने हमेशा कढ़ाई गोश्त खाया है, ये हवाई गोश्त है। इसकी क्या खास बात है? इसमें गोश्त नहीं पड़ता, गोश्त के बगैर बनता है भाई हवाई गोश्त। तो फिर इसमें क्या पड़ता है? वैसे तो ये मुझे मुफ्त में पड़ता है, मगर क्या क्या पड़ता है अभी बताता हूँ। ये क्या काट रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। बताए ना क्या काट रहे हैं। भाई वक्त काट रहा हूँ। जितने वक्त का प्रोग्राम होता है बस वो काटना होता है। ये बर्तन बुर्तन बजा के निकल जाता हूँ बस। ये देखो ना, यार ये आप क्या करते हो? ये क्या करते हो? भाई इसी की वजह से तो शेफ बना हूँ। क्या मतलब? मैं कहाँ कुकिंग जानता हूँ, मैं तो ग्राउंड में खड़ा बल्ले के ऊपर बुच्चियां डाल रहा था। करीब से एक टीवी का प्रोड्यूसर गुजरा, कहता है भाई खूब मदारी कर लेते हो, मेरा कुकिंग का प्रोग्राम है उसमें आ जाओ, जरा यही बुच्चियां डाल दो। यार आपको वाकई कुछ नहीं बनाना आता? जुनेद भाई कैमरा खुला है, अल्लाह वाहिद शाहिद है, मुझे कुछ नहीं पकाना आता, बस ये मदारी वदारी करके चला जाता हूँ। खुदा जानता अंडा नहीं उबालना आता। अच्छा। एक दफा अंडा उबालने घर बैठ गया, अंडा पकड़ के सीधा चूल्हे पे रख दिया। पीछे से आपकी भाभी ने इतनी जोर से कफगीर मारा, उसने कहा बे पहले केतली में चूल्हे पे पानी रख, उसमें अंडा डाल, डायरेक्ट चूल्हे पे रख रहे हैं, इस तरह तो चूजा निकल आएगा। नहीं, लेकिन आप तो बड़े मजे मजे के खाने बना रहे होते हो टीवी चैनल्स पे। मेरा ख्याल है ये उस पे यकीन कर गई है जो लास्ट में चखता है खाना। वाओ, बहुत टेस्टी है। अरे भाई वो प्रोड्यूसर का दोस्त होता है। अच्छा। 3-4 ड्रामे अपने दोस्त के फ्लॉप करवा चुका होता है, बस स्क्रीन पे आने के चक्कर में बेचारा वाओ कर देता है। अभी एक सच्चा वाकया सुनाने लगा हूं आपको। एक शो में मैं आलू वाला पराठा बनाने का मुजाहरा कर रहा था। अच्छा। भाई यकीन कीजिए ना स्टूडियो में आलू ना पराठा ना घी ना आटा, ना ही मुझे बनाना आता। मैंने कैमरे के सामने यूं ही को 15 मिनट मदारी वदारी की, लास्ट में प्रोड्यूसर ने उसे आलू वाले पराठे की जगह गत्ते का टुकड़ा दे दिया। यकीन करो जुनैद मियां गत्ते का टुकड़ा खा के कहने लगा वाओ। मैंने कहा बेटा आप जल्दी से बाथरूम में जाओ। अच्छा ये बताइए रशीद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई एक पकाने वाला कहाँ का हो सकता है?
जहां खाने का काम ज्यादा होता है वहीं पकाने का काम ज्यादा होगा ना। मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। हाँ, कोई भी शेफ हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गुजरांवाला का ही होगा। अच्छा। खुद ना होगा तो उसका उस्ताद होगा, उस्ताद ना होगा तो उसका ननियाल होगा, ननियाल ना होगा उसका दनियाल होगा, दनियाल ना होगा तो ससुराल तो जरूर होगा भाई। तो गुजरांवाला में जॉब भी की तुमने? हाँ, गुजरांवाला में जॉब की थी। अच्छा। 4.5 घंटे। खैरियत क्यों? हाँ, एक रजा साहब थे, रजा साहब, उन्होंने कुक रख लिया मुझे अच्छा। अपनी फैक्ट्री में। अच्छा। मैंने कहा भाई रजा नाम है, स्मार्ट सा नाम है, अच्छा। थोड़ा ही खाते होंगे। लो भाई, जब मैं उनकी फैक्ट्री पहुंचा तो रिसेप्शन पे एक आदमी पूछ रहा था भाई रजा पहलवान बैठा हुआ है। मैं वही समझ गया, मैंने कहा ले भाई करारे मारा गया। लो भाई अंदर हाजिर हुआ, उन्होंने कहा भाई ला पका के जल्दी से दोपहर का खाना। लो जुनेद भाई यकीन करोगे 11 किलो गोश्त की 3 डिशें पका के ले गया अंदर। अच्छा। जाके मैंने रख दी, मैंने कहा बंदे ज्यादा ना हो, मगर रजा पहलवान अकेले बैठे हुए थे। अच्छा। मुझे कहते ओके भाई निकल जा, खाने दे, अब नजर ना लगा। शुरू हो गए। आधे घंटे बाद मैं गया, मैंने कहा बर्तन उठा लूं, धड़ाधड़ खा रहे थे अभी, फिर वापस आ गया। 1 घंटे बाद गया, फिर खा रहे थे धड़ाधड़। मैंने कहा शायद भूल गए हैं, याद करवा दूं। मैंने कहा भाई ये पानी वाला जग साहब पड़ा हुआ है, दरमियान में पानी भी पीते हैं। घड़ी देख के कहने लगे भाई अभी 4:30 हुए हैं, दरमियान आएगा तो पानी भी पी लेंगे। मैंने कहा 4:30 दरमियान क्या मतलब? कहता भाई मैं पेट देख के नहीं, घड़ी देख के खुराक खाता हूं। मैंने कहा भाई घड़ी के मुताबिक तो 7 बजे आपका दोपहर का खाना खत्म होगा, फिर रात का किस वक्त खाएंगे? कहने लगे 8 बजे। मैंने कहा भाई 7 बजे दोपहर का खत्म और 8 बजे रात का शुरू। कहने लगे भाई 1 घंटा तो मुझे फ्रूट खा लेने दो खुदा के लिए। भाई मैं तो उन्हीं पैरों पे दौड़ा, बाहर गेट वाले को इस्तीफा पकड़ा के निकल लिया। मैंने कहा कहीं रात के खाने की आवाज ना पड़ जाए भाई। लेकिन करारा साहब कुकिंग शोज में तो हम देखते हैं आप अनवाऊ अकसाम के खाने बना रहे होते हैं। Exactly. लो भाई यो भी नजर का धोखा है, नजर का धोखा। अब यकीन करोगे जुनैद भाई, मैंने तो आज तक हर शो में सिर्फ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और प्याज काटने का मुजाहरा किया है। यकीन करो बाकी सारी चीजें तो प्लास्टिक की बड़ी होती है। जाने दो। भाई आप यकीन करो एक ही टमाटर 4-4 शो में काटता हूं और हर दफा ऐसे लगता है कि पहली दफा काट रहा हूं। पता नहीं वो मकनातीसी टमाटर है, फिर जुड़ जाता है। करारा साहब 1 मिनट, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप रेसिपी कैसे बता देते हैं? नहीं नहीं ये ना कहिए कुछ नहीं आता, किताब पढ़नी आती है। भाई कुकिंग की एक किताब लेता हूँ, उसमें से हर समय में जो लिखा होता है सुनाता जाता हूँ रोजाना एक शो में। अच्छा करारा साहब, ये जो प्रोग्राम के आखिर में आप तैयार खाना दिखाते हैं वो कहाँ से आता है? टीवी चैनल के सामने नन्हे के होटल से। अब आप पूछेंगे ये नन्ना कौन है? ये वही नन्ना है जिसने आज तक अपने होटल से खुद कभी खाना नहीं खाया। यार तरह तरह के खाने तो तुम दिखाते हो। अरे भाई ये मेरा नहीं, ये तो टीवी का कमाल है। अच्छा तो आप असली कुकिंग नहीं कर रहे होते? अरे नहीं जुनैद भाई, ये फिल्मों में और टीवी में गोली से लेके सालन तक कुछ भी असली नहीं होता। अगर ये सब कुछ असली होता तो अक्षय कुमार जितनी जितनी ऊंचाई से छलांग लगाता है कभी का मर चुका होता। भाई जितना शाहरुख का फिल्मों में आज तक खून बह चुका है, अगर टोटल करो तो 22 बाल्टियां बनता है। इतना खून तो वो अगर सुंदर्स फाउंडेशन वालों को देता तो जन्नती होता। लेकिन हमने तो सुना आपने किसी कुकिंग कंपटीशन में कोई अवार्ड भी जीता है। अरे भाई वो कंपटीशन भी घटाघट ही था, घटाघट। अब यकीन करोगे मुझे तो बहुत लेट पता चला कि आज कंपटीशन है। मैं तो कोई तैयारी भी ना कर पाया, ना ही कोई चीजें खरीद सका। मैं भागा कंपटीशन वाली जगह की तरफ। भाई करीब पहुंचा तो बाहर मुझे एक फकीर मिल गया। मुझे कहने लगा मियाँ आज तो 5 रुपए लेके जाऊंगा तुझसे। वाले कहा भाई 5 रुपए छोड़ 5000 ले, ये अपना खाने वाला बर्तन और ये जो 7 कासा है ये मुझे दे दे। अच्छा। उससे लेके मैं भागा कंपटीशन के अंदर। भाई एक ही डोल में उसने कोई 250 घरों से खाना मांग के डाला हुआ था। चम्मच पकड़ के उसी खाने को मैंने गट्टू गट्टू किया, उसी में से थोड़ा सा सालन निकाल के कासे की एक साइड पे लगाया। उबले हुए चावल बाहर से पकड़ के थोड़े से एक साइड पे लगाए।
भाई टमाटर का स्टार बना के मैंने सालन के एक तरफ चिपकाया और एक बड़ी डंडी वाली हरी मिर्च लेके सफेद चावलों में यूं खड़ी की के पूरे हाल में तालियां गूंजने लग गई भाई। ऑर्गेनाइजर ने खुद ही उसे कासा शैशलिक का नाम दे दिया। अच्छा। और यूं अवार्ड मेरा हुआ। उस दिन के बाद से सारे चैनल मेरे पीछे पीछे थे भाई। ये दुनिया चैनल रह गया था, ये भी आज मैंने विन कर लिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चलें, आप दोनों तैयार हो जाएं बैतबाजी के लिए। मैं तो तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं अजीज साहब? तैयार हूं, मैं कौन सा कंबल लेके सोया हूँ। अच्छा चलें, पहले शेर के लिए हर्फ मैं दूंगी आपको। चलो दे जी हरफ। वाओ, सुनाए अजीज साहब। ये अंग्रेजी में कह रही हो या उर्दू में? अजीज साहब उर्दू वाला वाओ है। अंग्रेजी में भी आजकल चला हुआ ना, वो कुकिंग शो में नहीं देखती, कोई भी चीज पकाता है कुक पहला चमचा लेते ही मेहमान कहता है वाओ। उर्दू वाला वाओ है। जी जी, आप वाओ। चलो आप शुरू करें। तुम सुनाओ वाओ से ये। मुझे आता होता तो मैं पहले ही नहीं सुना देता। अच्छा मेरी बात सुनो, बैतबाजी से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि सीधा सीधा शेर पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं। पहले मैं ऐसे ऐसे पढ़ता नहीं हूं। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत इधर उधर की बातें करते हो, वो नहीं अच्छा, करनी। अच्छा। ठीक है, और सिर्फ जो मुसद्दिका शायर है, मुसल्लिमा शायर है, सिर्फ उनका शेर चलेगा। तो मैं मुसलमान शायरों का ही शेर सुनाता नहीं, अपनी तरफ से कोई शेर नहीं बनाना। हूं। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ चले। वाओ से जी। जी। वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरजते होंठों से, ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। हाय हाय हाय, वो बूटी ढूंढ रहा था लरजते हाथों से, नलायक बच्चे ने पेपर में नकल करनी थी। आपने ये से पढ़ना है शेर अजीज साहब। एक मिनट ठहर जा, पहले ये बताओ ये किस मुसल्लिमा शायर का है? कौन सा? ये शेर जो पढ़ा है ये असलम जलंधरवी साहब का है। असलम चुरा तो सुना था असलम जलंधरी को। ये उनके साथ ही रहते हैं। अजीज साहब आपने ये से पढ़ना है शेर। ये जी। यूं ही छाले नहीं थे हाथों में, उसने हाथों से बहुत तोड़े बुत। वाह, बहुत खूबसूरत शेर है। अजीज किसका है? यह है डॉक्टर ताहिर शहीर का। अच्छा, कोई तो मेरा शाहिर वाकफ है और उसका भी यही कोई शेर है। अब ते से पढ़ना है मैंने शेर। बुत के आखिर में ते ही आता है और टे आता है। ते। अच्छा, ते से। जी। और बुत की बात, जी। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है, तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। अजीज साहब अब फिर ये आ गया आप पे। हाय हाय, एक तो ये मेरी जान नहीं छोड़ता और ऊपर से ये मेरी जान नहीं छोड़ता। ये पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। ये कहाँ डाला तुमने? यार मेरी धरती है, मैं ये डालूं वो डालूं, तुम्हें क्या भाई? शेर तो ठीक पढ़ो ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था शेर ठीक पढ़ना है। ठीक ही है, ये भी बताओ गलत शेर है। जबरदस्ती ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या बोलना है, मैंने क्या से पढ़ा बताओ? शादबाद दाल। दाल से। दरो दीवार सूने पूछाओ बाजार बेरौनक, तुम्हारे शहर में क्या कोई दीवाना नहीं रहता? हाय हाय हाय, तुम्हारे शहर में क्या कोई दीवाना नहीं रहता। अलफ, अभी शहर में बारात वाली बस में आया हूँ, अभी शहर में बारात वाली बस में आया हूँ, मुझे मालूम क्या बस 4 घंटे का स्टे है बस। चलो जो मर्जी पढ़ते जो सीन जी, Yes. सीन से। अच्छा, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम ही निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सरकार वाओ। चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो, एंड में बटेंगे नान चलो, चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो। वाओ से पढ़ना था अजीज साहब। वाओ जी। वाओ, क्या आला शर्ट पहनी है, तेरी चॉइस अजीजी, वाह वाह वाह। अगर वजन कम है तो एक वाह और डाल लो। हे से। मैंने भी हार नहीं मानी। हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे, हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे, जिंदगी बाप की कमाई है। वाह अजीज साहब है ये।
ये कह के उसने मुझे चुप करा दिया फौरन, दुराने खाना कभी बोलना नहीं खबरदार, बताना ये था तेरे चावलों में थी मक्खी, आई किसी की सुन भी लिया कर वड्डी तू तमीजदार। रात दरवाजे पे कितनी दस्तकों के जख्म थे, रात दरवाजे पे कितनी दस्तकों के जख्म थे, फिर वही पागल हवा थी, फिर मुझे धोखा हुआ। अलिफ जी। उसने सीधा सुना दिया मुझको, उसने सीधा सुना दिया मुझको, काम कोई मुझे नहीं कहना, आखिरी किस्त है ड्रामे की, अपनी खार मेरी लेता आ। आपके लिए भी अलिफ ही छोड़ा उन्होंने। अदाकारी में भी 100 कर्ब के पहलू निकल आए, कि फनकाराना रोते थे मगर आंसू निकल आए। सफर की इंतहा तक एक ताज़ा आस बाकी है, कि मैं ये मोड़ काटूं उस तरफ से तू निकल आए। उस तरफ से तू निकल आए। अजीजी साहब ये सारी नूरा कुश्ती है, हर रोज सियासत की चकचा। अगला मिसरा तो पढ़ो। पहला था ये सारी नूरा कुश्ती है, दूसरा मिसरा है हर रोज सियासत की चकचा। अच्छा यार, मुझे खे की सजा हुई है ना। जी। खुद को देखे अरसा बीता, खुद को देखे अरसा बीता, अपनी आंखें भेजो ना। बहुत अच्छे, उसको जो अन्ना कर रहे हो तो आप ही शीशे के खड़े हो। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या इतना खूबसूरत शेर पढ़ा था मैंने। भाई रक्शे पे इस तरह का शेर लिखा होता है, नीचे बड़ी सारी आंख बड़ी होती है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि स्टील मिल्स की इस्लाह एक चैलेंज है, इससे मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। लो बनाएंगे, करेंगे, देंगे, गेगीगा। खुदा का वास्ता राजा साहब, बाकियों को करने दे ये गागेगी, आप ना करे कभी भी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी गागेगी में बरकत बिल्कुल ही नहीं है। आपकी गागेगी के तो लतीफे, मुहावरे, ज़रबुल मिसले, अफसाने, किस्से, जंत्रियां छप चुकी हैं जनाब। आप ना गागेगी किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, लोगों की हंसी निकल जाती है। बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो फ्यूचर टेंस है ना, अपनी लैंग्वेज से ही निकाल दे। वाह जी वाह। आपके इस फ्यूचर टेंस की वजह से ही तो हम टेंस हुए हैं। स्टील मिल को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे, खुदा का वास्ता पहले बिजली तो पैदा करें। 11 वाट का बल्ब आपसे जल नहीं रहा, स्टील मिल आपने हाथ से चलानी है। ये जनाब स्टील मिल है, रौ वाली रेडी नहीं जो बत्ती जाए तो बंदा हाथ से भी चला लेता है। गर्मी और लोड शेडिंग ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया। गली मोहल्लों में झगड़े, बसों वैगनों में कंडक्टरों और मुसाफिरों की तकरार। ओए होए होए होए, वाकई ईमान से ये लोड शेडिंग ने तो अवाम को पागल कर दिया। ऊपर से लोग बेचारे रोजा रख के इतनी गर्मी में बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। लाहौर से समड़ियाल वाली बस में बैठा हुआ बंदा कह रहा होता है, यार सखर आएगा तो मैनू ला दे। बस में बैठे हुए बंदे से को पूछ लेना, भाई जी टिकट लीजिए, अगला कह देता है भाई जी शो शुरू करो, टिकट भी ले लेंगे यार। फिर कंडक्टर कहे ना, भाई जी किराया तो दियो। की किराया? मैं साइकिल ठीक कराया। की कराया? जो कराया हुकूमत ने कराया, मैं कराया। बिल्कुल यही हाल है। सिग्नल पे वैगन रुके यार, मुसाफिर लड़ पड़ते हैं, चल तोड़ ले, इशारा बांधी होया, इन्हें कड़ी पिस्तौल कट ली। तुम सब्जी वाली दुकानों पे देख लो, पादरा करेले बड़े बड़े पाई, पकाने जे या मंजी नू ठोकने जे। चल यार टमाटर तेरा लाल लाल दे दे, हरे ही ले जाओ, घर जाके चपेड़ा मार के लाल कर लेना। यार धोबी की दुकान पे यार मैं सुबह गया हूं, मैंने कहा तुमने मेरे सूट के ऊपर इस्त्री का निशान लगा दिया। कहना 5 रुपये में इस्त्री का निशान ही लगना और मर्सिडीज का लगा दो। सड़कों के ऊपर बेचारे तपे हुए लोग जा रहे होते हैं। को टांगे वाला कह देना बाऊ जी जरा बच के, बाऊ पीछे मुड़ के लड़ पड़ता है, कादा में बाऊ आए, जूती मेरी तो तले च मोरी हुई है, कादा में बाऊ आ। बंदा पूछे तुम्हारी तले की मोरी कौन सी नजर आ रही है, तुम कादे लिए अपनी बहू ने खराब कर रहे हैं। यार को टाइम पूछ लेना, भाई जी की वजह है? जी रोड़ा वजह जी। देख ले शीशा टूटा है, की वजह? यार
तुम बस वाले से पूछ लो भाई जी उकाड़े जाना सीट है, नहीं जी सीट कोई नहीं तरी बिछाई। बंदा पूछे मैंने उकाड़े जाना है या कुलों पे जाना है यार, दरी बिछाई है यार। इस लोड शेडिंग से अक्के हुए तो चपड़ासी अफसरों के गल पड़ रहे हैं। ओ मनीर लेट क्यों आए हो जी, तो नहीं पता तुसी पेरिस च रहिंदे हो। वो तो बेचारा गुस्से में कह देता, उसे क्या पता है वाकई अफसर तो पेरिस में ही रहते हैं। जिसके घर में जनरेटर है या यूपी है सब, वो तो पेरिस में ही रह रहे हैं। वजीर आजम स्विस हुकाम को खत नहीं लिख सकते, वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं, कोरा जवाब। ये अदलिया के एहतराम की एक और मिसाल है। यार वैसे हद हो गई है, ये हुकूमत वाले क्यों नहीं खत लिख रहे यार, ये क्या हो गया यार? उनका मौकफ ये है कि खत लिखकर हम सदर को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम नहीं कर सकते यार। मगर ये तो देखें कि अदलिया के एहतराम को भी रोल रहे हैं और जमहूरियत का भी वकार खराब कर रहे हैं। लिख दे खत, इसमें क्या और क्या? कैसे लिख दे खत, तुम बता दो यार। लिख के खत गलत पते पे भेज दे। हर्ष नंबर 12 की जगह 21 लिख दे, बाद में कह दें कि याद नहीं रहा 2 इधर डालना था कि 1 इधर डालना। या इस तरह करेंगे कोई गलती लिखाई वाले बंदे से लिखवा ले, अगले को समझ ही ना आए। किसी डॉक्टर से लिखा ले, डॉक्टर आसम से लिखा ले, डॉक्टर की लिखाई तो समझ ही नहीं आती। ऊपर से चौरी शुजात साहब बैठ के उनको लिखाएं। लिखाने वाले की लिखने वाले को समझ ना आए, लिखने वाले की आगे पढ़ने वाले को समझ ना आए। वो स्विस हुकूमत खत लेके मेडिकल स्टोरों पे फिरती रहे, मैं काका दवाई है तेरे को ले। वो आगे से गए, अम्मा जी की तकलीफ है आपको? पुत्र मैनूनी को तकलीफ है, ये पाकिस्तानियों ने नुस्खा भेजा है, दवाई मंगवाई है। पाकिस्तानियों ने? अम्मा जी ये देसी दवाई हम नहीं रखते, यूनान के किसी मेडिकल स्टोर से ले। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नदीम अफजल चंद ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत के एवज ब्यूरोक्रेट्स को पैसे देने की पॉलिसी का खात्मा चाहते हैं। बड़ा जबरदस्त काम है ये। ट्रांसपोर्ट के नाम पर ब्यूरोक्रेसी जिस तरह गुलछरे उड़ाती है ना, वाकई अगर इसका खात्मा हो जाए ना तो एक कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। किसी भी लेडी मार्केट में चले जाओ तुम, आधे से ज्यादा ग्रीन प्लेट वाली गाड़ियां ही खड़ी होती। स्कूलों के बाहर हाँ, ग्रीन प्लेटों वाली गाड़ियां। सरकारी गाड़ी इस कदर प्राइवेट इस्तेमाल होती है, आधे से ज्यादा ग्रीन प्लेट वाली गाड़ियां जो है वो सांप के नीचे नहीं होती, सांप के नीचे होती। और उनको ये परवाह ही नहीं होती कि हुकूमत का इसमें तेल सड़ रहा है। बड़े आराम से आवाज दे देती, फजलो बड़ी गाड़ी ले जाओ और कुत्ते के लिए छोटी ओजरी ले आओ। भाई ओजरी छोटी मंगानी है तो खुदा के लिए गाड़ी भी छोटी भेज दो, बड़ी गाड़ी में छोटी ओजरी। फजलू नई पराडो ले जाओ और अपने सांप की पुरानी राडो में सेल डलवा लो। बंदा पूछे यार राडो पुरानी है तो पराडो भी पुरानी ले जाओ। फजलू सफेद गाड़ी ले जाओ और काला शाह काकू से काम करने वाली कालो को ले आओ। बंदा पूछे काला शाह काकू से कालो को लाना है तो गड्डी भी काली ले जाओ। क्या वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। ऑर्गेनाइजर्स के इसरार पर लेजेंड हिंदुस्तानी अदाकार अमिताभ बच्चन ओलंपिक मशल लेकर दौड़ेंगे। ये इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन जी ओलंपिक के मशल लेके दौड़ेंगे जी। लो जी, ये मशल रास्ते में 3-4 दफा बुझनी है। क्यों यार उसका कुछ छोटा कद है, 78 फुट 37.5 इंच 55 सेंटीमीटर तक कद है उसका, और वो भी आज तक मशल अभी कल उसने उठानी है। कल और बढ़ जाएगा कद। हाँ वो तो घंटियों के हिसाब से कद बढ़ रहा है उसका। फिर ऊपर से उसने ऐसे मशल उठा के हाथ सीधा करना है। मशल ने जहां पहुंचना है वहां तो वैसे ही बर्फबारी होती रहती है। ट्विन टावर के बाद लंबा तरीन इंसान है अमिताभ बच्चन। इंसान है। हाँ अमिताभ बच्चन का तो इतना लंबा कद है, दूर से जा ही आ रहा हो ना तो जिया बहादुरी शोर मचा देती है। मीतू जा आउंडी कान फाड़ ला, मीतू उतरिया कान फाड़ ला, मेरे नहीं अपने फाड़ रहे, छेती कर कान फाड़। पहुंच गई फाड़ ला कान।
लो तुम ये अमिताभ बच्चन को ओलंपिक मशाल लेके दौड़ने दो, ओबामा थाने ना पहुंचा तो तब कहना। ओबामा का क्या ताल्लुक है इस उसने जाके भाई जी कहना है पर्चा दर्ज करें जी, अदाकार अमिताभ बच्चन मशाल लेके दौड़ गया है। खबर है कि एक साल में पाकिस्तानी अवाम 50 अरब से जायद की चाय पी जाते हैं। 50 अरब की चाय पी जाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? बीच में से 49 अरब की तो ये पी जाता है। बाकी 1 अरब की चाय जो 17-18 करोड़ अवाम पीती है वो उसका हक बनता है। ये चाय तुम्हें पता है जब बंदा टेंस होता है तो फिर पीता है, टेंशन में लोग चाय पीते हैं, और टेंशन थोड़ी है इस अवाम को। बिल्कुल। वैसे यार तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम 49 अरब की पी जाते जाओ यार, मुझे टेंशन कह रहे हो? एक दानिश्वर को टेंशन कह रहे हो यार? वैसे दानिश्वर होती तो टेंशन ही है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सही। ये अल्लाह जानता है, चैनलों पर से दानिश्वर उठा देना तो 10 रुपए की चाय ना बिके। में फजूल चैनलों पे बैठ के लगे होते हैं कि जब इर्तिकाई अमल जो है ये फिजाई हदूद में दाखिल हो के एक फिजा पैदा करके कौसे कज़ा में से निकलता है तो हाशा वकल्ला जो एक तस्वीर बनती है, रूए आसमान जो एक तस्वीर खींच के इंसान के लिए। बस करो यार, क्या फजूल खुदा का वास्ता जाने दो यार, आराम से परोठे के साथ दही खाओ और सो आराम से। ना बत्ती ना गैस, हनेरे घुप के रे, तुम्हें कौन सी कौसे कदा नजर आ रही है? इतने नेरे में तो मच्छर नजर नहीं आता, तुम्हें कौसे कदा की पड़ी हुई है। एक दिन ये अपने सबसे छोटे बच्चे शायद से कह रहा था कि हमारी तिश्ना ख्वाहिशात जब तहत शऊर से लाशऊर में दाखिल होती हैं तो वो हमसे क्या तकाजा करती है। शायद आगे से कहता है गानी वाला तोता। हद हो गई है। अल्लाह जानता है इन लोगों ने सारी कौम को चाय पे लगा दिया। तुम देखो चाय तो ऐसे इस्तेमाल हो रही होती है, किसी जगह आप अफसोस करने चले जाओ, बड़ा अफसोस हुआ चाचा जी बहुत हो गए, बस जी जो अल्लाह नु मंजूर चाह ले आए। मुबारक हो जी, पता चला कि बेटा पास हो गया जी, खैर मुबारक जी, चाह ले आए। यार कहीं पंचर लगवाने चले जाओ तो दुकानदार कहते जी उन्हें पंचर लग जाता है, बैठो स्टूल ते, चाह ले आए। बंदा पूछे तू सलोशन नाल पंचर लाना कि चाह नाल लाना? यार जूतों वाली दुकान पे चले जाओ, भाई जी एक 10 नंबर बूट दिखाना, बैठो जनाब, और गोदाम में 10 नंबर बूट लिया, ओनी देर चाह पियो जी। चाह 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 चाह, हर बंदा ही चाह पे लगा हुआ। चाय वाकई बहुत बुरी चीज है। कल से तुम्हारी चाय बंद है ना फिर? मेरी चाय किस लिए बंद है यार? मैं बेवकूफ सा बंदा हूँ, दानिश्वरों की बंद कराओ चाय। मैं तो दानिश्वर नहीं हूँ। ये दानिश्वर तो अल्लाह जानता है, हर वक्त चाह, हर वक्त चाह, 24 घंटे यही गा रहे होते हैं, चाह मेरे मनवा चाहता जा रे, जाना है हमका दूर। हीथ्रो एयरपोर्ट के हुक्काम ने मुसाफिरों पर सिर्फ 2 बैग्स लाने की पाबंदी आयद कर दी। चलो हमें नवा सियापा डाल रहा है ये इंग्लैंड। अब हीथ्रो एयरपोर्ट पे 2 से ज्यादा आप बैग नहीं अब लेके जा सकते। 2 बैग्स काफी होते हैं यार। और यार जाने दो, हमारे लिए नहीं काफी होते, खुदा का वास्ता है। हमें देखो तो सही क्या क्या डिमांडें आती हैं बाहर से। हमने तो मेथरे भी लेके जाने होते हैं, करेले सुखा के भी लेके जाने होते हैं, गांव से नानी ने चावलों की पिन्नियां भी भेजनी होती है, छोटी भरजाई ने फोन किया होता है भाईजान आ रहे हैं तो मरूंडा भी लेके आइएगा। कईयों के उधर नाने शिफ्ट हो गए हुए हैं, उनके हुक्के का तमाकू लेके जाना होता है। ये कौन सी चीजें बता रहे हो यार? यार तुम ये चीजें कह रहे हो? अल्लाह जानता है 30 साल से जो लोग उधर रह रहे हैं उनकी भी आज तक डिमांड यही होती है, इसी तरह की चीजें। तुम यकीन करोगे मेरा कईयन उधर रहता है साकब, 35 साल हो गए उसे उधर, हर गर्मियां मुझे फोन करके कहता है जी को आधा किलो जामनू किसी के हाथ भेज दो ना यार, बड़ा दिल कर रहा है जामनू का। वो बेचारा तो वो जामुन मंगवा रहा है ना जो बचपन में तुमने उससे खाए हुए हैं। लो तो फिर मैंने जिस तरह खाए हैं वो भी उसी तरह खाए ना, चढ़ जाए उधर किसी डेविड के दरख्त के ऊपर। यार तो वैसे मजाक उड़ाते जा रहे हो, उनको अपनी मट्टी से प्यार है, अपना बचपन याद आता है, अपनी मट्टी याद आती है, वो पुरानी चीजें खाना चाहते हैं। तो फिर मट्टी से प्यार है तो 2 बैग तो ना गोरा कह लेके आना है, 2 बैगों में कितनी को मिट्टी आती है?
तुमने कभी देखा नहीं ना पाकिस्तानियों का सामान ले जाते हुए, मठियाई भी उसी बैग में तुन्नी होती है और करेले भी उसी बैग में वाड़े होते हैं। उधर पहुंच के करेले और मठियाई मिक्स हुई होती है। जो करेले खा रहा होता है वो कहता है यार करेले और मिठे नहीं हो गए पाकिस्तान में। जो मठियाई खा रहा होता है वो कह रहा होता है यार पाकिस्तान की मठियाई दी कौड़ नहीं कर। यार दाल की बड़ियां ले जाते हैं वहां, और मैं तुझे क्या बताऊं। और फिर उधर अपने अंग्रेज दोस्तों को बड़ियां खिला के उनको 3 महीने उसका नाम याद करा रहे होते हैं, बड़ियां बड़ियां। गोरा आगे से कह रहा होता है वाड़ियां वाड़ियां, ओ नो वाड़ियां नहीं बड़ियां बड़ियां बड़ियां, आई मीन एंट्रियां एंट्रियां एंट्रियां। हाय 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 हाय, 10 किलो के बैग में 25 किलो सामान जिस तरह फिट करते हैं, बैग की तौन पे गोडा रख के जब जिप बंद करके क्लैप करते हैं, हाय 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 हाय, सदके जाऊं ये पाकिस्तानियों का ही काम है ईमान। और जरा सा भी हौली क्वालिटी का अगर बैग हो तो बैग को कई जगह से रसौलियां निकल आती। उधर इंग्लैंड के इमिग्रेशन वाले पूछ रहे होते हैं यार जहाज में इतना गर्मी था, तुम्हारे बैग को फोड़ा निकल आया। ओहो,